नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करो सीरीज में, जिसका आज जो है तीसरा लेक्चर है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने पीछे के दो नहीं देखे हैं तो वो भी जा करके देख लें, क्योंकि पहला जो लेक्चर है वो स्रोत पे रहा है और दूसरा जो लेक्चर है वो स्टोन एज पे रहा है, और ये है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पे। तो आइए जल्दी से देखते हैं। ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि सोमवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक आपको आओ पीटी पास करो की सीरीज देखने को मिलेगी, और फ्राइडे सैटरडे को जो है हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो नियमित चलता रहता है वो आएगा। फिर तो सिंधु घाटी सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, तो देखते हैं इसके बारे में। तो सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने की पुष्टि की थी। तो सबसे पहले यदि हड़प्पा सभ्यता की पुष्टि का काम किसने किया था, तो चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था 1826 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर रेल लाइन पर प्राचीन सभ्यता के साक्ष्य होने का प्रमाण जेम्स विलियम और बर्टन बंधु द्वारा दिया गया। तो दूसरा फैक्ट हड़प्पा सभ्यता के लिए ये भी है। फिर हड़प्पा या सिंधु संस्कृत का उदय जो है वो ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। पीछे का यदि आप लोगों ने क्लास देखा होगा तो उसमें मैंने ताम्र पाषाणिक संस्कृत बताया था, और बेसिकली उसमें जो सोहन घाटी वाला जो क्षेत्र था जो पाकिस्तान और वर्तमान पंजाब को मिला करके चीजें थी, तो वही चीजें यहाँ बताई जा रही हैं। तो इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि क्लास जो है वो निरंतर करिए, कोई क्लास मिस मत करिए, क्योंकि यहाँ आप अगर एक भी क्लास बंक करेंगे तो आपको कनेक्ट करने में चीजों को दिक्कत होगी। इसका नाम हड़प्पा संस्कृत पड़ा क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में अवस्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल से चला था। मतलब वही है कि सबसे पहले हड़प्पा जो स्थल है वहीं से इसके बारे में जानकारी हुई। तो जो सबसे पहला नाम था तो उसी के नाम से सभ्यता का नामकरण ही हो गया हड़प्पा सभ्यता। इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंधु में, मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। तो इसका जो केंद्र स्थल था वो जो हमारा वर्तमान का पंजाब है, और भारत के ही पंजाब को मत देखिएगा, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, तो वो पूरा बेल्ट मिला करके जो केंद्रीय था। वैसे तो इसका विस्तार देखा जाए तो महाराष्ट्र तक है, दैमाबाद में, ऊपर में कश्मीर में है, मांडा में, बलूचिस्तान में भी है, तो वो तो दूसरा मैटर हो गया। लेकिन अगर केंद्रीकरण की बात की जाए तो यही सबसे ज्यादा सघन बस्तियां पाई गई हैं। दजला फरात और नील घाटी सभ्यता की समकालीन यह सभ्यता अपने विशिष्ट नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। और आप लोगों ने तो मेंस में देखा ही होगा कि किस तरीके की चीजें रही है, चाहे वो नगर नियोजन को लेकर के, चाहे जल प्रबंधन को लेकर के, जल निकासी को लेकर के। तो इसमें ये अद्वितीय थे, मतलब इनका कोई सानी नहीं था। और वर्तमान में भी जो मॉडल टाउन बनाए जा रहे हैं तो उनका जो एक प्रभाव है वो हड़प्पा सभ्यता का उन पे भी देखा जा रहा है। सन 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का जो है वो अन्वेषण किया था। तो ये याद रखिएगा, समय याद रखिएगा, जॉन मार्शल के निर्देशन में। और किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता सबसे पहले किसने कहा था, तो जॉन मार्शल ने कहा था। इस सभ्यता के अब तक 2400 से अधिक जो है वो स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि जो है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच की मानी जाती है, जो सर्वाधिक मान है। हालांकि इसको लेकर के विद्वानों में बहुत मतभेद है, और कई विद्वान कई कालानुक्रम देते हैं, तो वो तो आयोग पूछता भी नहीं है, उस पर हम आपको ले जाना भी नहीं चाहते। बस आप इतना जान लीजिए कि जो कार्बन C14 के तहत जो जांच हुई है, तो उससे जो इस सभ्यता के बारे में जो जानकारी निकल के आ रही है
वो 2500 BC पूर्व से लेकर के 1750 BC तक इसके जो है प्रमाण मिलते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य अपने परिपक्व अवस्था में रही। मतलब भाई कोई सभ्यता पहले उसका प्रारंभ होता है, फिर वो प्रौढ़ावस्था में आती है और फिर वो अपने चरम अवस्था में आती है और फिर वो डिक्लाइन करने लगती है। तो वही इसमें दिखाया जा रहा है कि जो 2200 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व का जो समय है यहाँ तक वो चरम पे थी और 2000 ईस्वी पूर्व के बाद ये इसमें निरंतर जो है गिरावट आती है और 1750 ईस्वी पूर्व तक आते आते ये सभ्यता जो है पतन हो गया। हालांकि सभ्यता, कोई भी सभ्यता का पूर्णतः पतन नहीं होता है और ये तो खैर मेंस का टॉपिक है। मतलब कुछ चीजें चलती रही और वर्तमान में आज बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है और वो उसकी वर्जिन, उसकी उत्पत्ति आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही आपको देखने को मिलेगी। तो भाई जैसे आज देखिए, आज हम प्रकृति पूजा कर रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रकृति पूजा था। एक कुबड़ वाले बैल की पूजा आज भी हम करते हैं, उस समय भी वहां की मोहरों पे ये अधिकांश दिखाया गया है। इसी तरीके से तमाम सामाजिक आर्थिक चीजें जो है वो निरंतरता के साथ चल आ रही हैं। तो ये हो गया। फिर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कुछ स्थल हैं, उत्खनन वर्ष है, उत्खनन करता है और ये क्षेत्र, तो इसका तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको PYQ आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ से कितनी बार प्रश्न पूछा गया। तो जल्दी से हम रिवीजन कर रहे हैं, आप लोग जल्दी से इसको नोट करते रहिए। हड़प्पा सभ्यता उत्खनन कब हुआ? 1921 में। उत्खनन करता दयाराम साहनी। और ये चीज आप देख लीजिएगा, इसको तो पता ही होगा, मोहनजोदड़ो 1922 में। मतलब हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो आते हैं RD बनर्जी, मतलब राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। सुतकांगेनडोर 1927 में इसकी खोज हुई, RL स्टाइन के द्वारा की गई थी। चनहुदड़ो 1931 में यमजी मजुमदार के द्वारा। रंगपुर जो अहमदाबाद गुजरात में है, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 1935-47 के बीच। कोटदीजी 1935 में धुर्रे के द्वारा की गई और ये कहाँ है? सिंधु पाकिस्तान में। इसी तरीके से रोपड़ 1953 और 55 के बीच। खोजकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है और पंजाब भारत में है ये रोपड़। कालीबंगा 1953 में। अमलानंद घोष, ये ए घोष से आप जान लीजिए कि अमलानंद घोष है, ये गंगानगर में ये स्थल है, राजस्थान में है। लोथल 1955 से 63 के बीच, किसके द्वारा? तो SR राव के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है। लोथल है कहाँ? तो अहमदाबाद में ये चीजें हैं। फिर आलमगीरपुर 1958 में हुआ था और इसके जो उत्खननकर्ता थे वो कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा थे। और यूपी वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो आलमगीरपुर है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था और वो उत्तर प्रदेश में है, मेरठ में है, हिंडन नदी के तट पर है, मेरठ उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से सुरकोटदा 1972-75 के बीच जगपत जोशी, और ये कहाँ है? तो कक्ष गुजरात में है। बनावली 73 से 74 RS विष्ट के द्वारा। हिसार हरियाणा में है। धौलावीरा 1990-91 में RS विष्ट, कच्छ का रण गुजरात में है। राखीगढ़ी 97 से 99 के बीच अमरेंद्र नाथ के द्वारा की गई थी खोज, इसका उत्खनन, और ये हरियाणा में है। दैमाबाद जो है 1974 से 79 के बीच जगपत जोशी, मतलब JP जोशी का नाम है, जगपत जोशी, और ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है। और देसलपुर कहाँ है? तो 1963-64 KV सौंदर्य राजन है, कक्ष गुजरात में है। ये सारे स्थल बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार पूछे गए हैं, तो एक दो बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा तो याद हो जाएंगे। और इसमें बेसिकली पूछता क्या है? इसको पूछता है कि स्थल और उस उत्खननकर्ता से। अभी यहां से नहीं पूछा गया है, लेकिन आयोग पेपर को बहुत लेंदी या टिपिकल बनाने के लिए ये सन भी दे सकता है कि 4 को दे दिया और आप उससे कह दिया कि कौन पहले आया कौन उसके बाद, एक अरेंज में क्रम से लगाइए, तो एक दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैंने डिटेल से चीजें बता दी हैं। तो ये भी देखिएगा। और ये कहाँ है? तो बनावली कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, तो इसके बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसका भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। चलिए अगर विस्तार देखें तो हड़प्पा सभ्यता का जो 80% विस्तार है वो सरस्वती और हकरा नदी
के तट के आसपास, मतलब सरस्वती और जो हकरा नदी है उसी के आसपास ही इसके 80% इसका विस्तार है। वही जो मैंने बताया कि जो आधुनिक हमारा पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब, उसके आसपास के जो क्षेत्र है वही सबसे ज्यादा सघन थे, करीब करीब 80% विस्तार वही था इसका। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेंडोर बलूचिस्तान में है। अगर देखा जाए ऐसे आप बांट लीजिए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो वेस्ट में कौन है? सुतकांगेंडोर बलूचिस्तान। पूर्वी स्थल कौन है? आलमगीरपुर मेरठ। उत्तरी में कौन सा है? मांडा जम्मू कश्मीर। और दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? दैमाबाद, जो अहमदनगर जिले में स्थित है, तो महाराष्ट्र में। इसका भी आपको ध्यान रखना है। इस त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्तमान में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। यदि आप हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल देखेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है करीब करीब 15 लाख वर्ग किलोमीटर है, और ये त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत था ये सभ्यता। इस सभ्यता के विस्तार के आधार पर ही स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो वो पिगट ने कहा है। इसका भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा गया प्रश्न है। अब आते हैं थोड़ा सा जो प्रमुख स्थल है हड़प्पा, जैसे हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, कालीबंगा हुआ, तो उनमें क्या मुख्य विशेषताएं हमको प्राप्त हुई हैं, एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हड़प्पा को देखते हैं, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर, ये याद रखिएगा, देखिए रावी नदी तो बच्चे सब जान गए हैं। अब पूछेगा कि रावी नदी के दाहिने तट पर है, बाएं तट पर, तो ये बाएं तट पे है, यह पूरा स्थल स्थित है। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी है, और इसे मैंने पीछे जो है स्टार्टिंग में ही बताया था। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया, और 1923 में इसका नियमित उत्खनन जो है वो आरंभ हुआ। तो ये सारे फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। और 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा 1964 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। तो ये सारे लोग, अब जैसे पूछ लेगा, जैसे हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे, तो इसमें दे देगा दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर, और एक नाम ऐसा देगा जो इससे जुड़े हुए नहीं थे, अमलानंद घोष। तो अब आपको लगेगा कि इसमें से कौन सा सही है, क्योंकि आप जनरली दयाराम साहनी के बारे में पढ़ते हैं, तो आयोग भी जान रहा है कि यहां तक हम प्रश्न पूछ लिए हैं, बच्चों को ये कंठस्थ होगा, तो यहां तक पूछेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा। तो अब आयोग जो है यहां से प्रश्न बनाएगा, और आप लोग भी इसी तरीके से ट्रेंड एनालिसिस करिए जब आप PYQ सॉल्व करिए। इसलिए हम प्रत्येक क्लास में जो भी हमारे ऑफलाइन बैचेज होते हैं या जो ऑनलाइन बच्चे हमसे संपर्क में आते हैं, मैं उनसे बार बार कहता हूं कि इसीलिए आपके लिए PYQ देखना बहुत मस्ट है। मतलब PYQ से आए चाहे ना आए वो एक दूसरा मैटर है, लेकिन PYQ ही एक ऐसी चीजें हैं कि जो आपको मतलब प्रश्न पूछने के तरीके को बताती है। और तब आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ेंगे, कोई भी बुक पढ़ेंगे, तो जब आपके जेहन में PYQ रहेगा, तो चाहे मेंस हो चाहे PT हो, तो आपके अंदर जो है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये आ जाएगा। और जिस दिन क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है आपने ये जान लिया, उस दिन आप PT के बहुत करीब, मतलब आप PT पास कर रहे हैं, चाहे वो UPSC वाले बच्चे हो चाहे वो स्टेट PCS वाले बच्चे हों। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को जो है वो दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। तो चूंकि हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश स्थल हैं वो मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है, एक पूर्वी टोला, एक पश्चिमी टीला। तो पूर्वी टीले को जो कहा जाता है वो नगर टीला कहा जाता है, और पश्चिमी टीले को क्या कहा जाता है? तो दुर्ग टीला कहा जाता है। तो आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37, कभी भी समाधि R37 के बारे में पूछे कि कहाँ है, तो ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा से मिली हैं। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक भी हैं जो शायद मजदूरों के रहने के लिए थे। तो ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? हड़प्पा सभ्यता की हैं।
चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले ये कुछ संस्थान के द्वारा बैचेज चलाए जा रहे हैं। एक तो हमारा जो है मुख्य परीक्षा को लेकर के जो मेंटरशिप बैच है पीसीएस को लेकर के, और आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि इस बार यूपी पीसीएस में जितनी वैकेंसी रहेगी उतनी इतिहास में कभी नहीं रहेगी जो अभी तक के रुझान निकल के आ रहे हैं। तो विश्वास मानिए, खूब शिद्दत से पढ़िए, पीटी को पास करिए, मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत बढ़िया से करिए और इसी बार सिलेक्शन लेके निकल जाइए। तो इसके तहत संस्थान हमारा जो है वो पेपर 3 से 12 तारीख से नया बैच ला रहा है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने इसमें नामांकन नहीं कराया तो आप एडमिशन लेके इससे जुड़िए। और दूसरा हमारा आरओ का बैच, जो बच्चे आरओ को लेकर के सीरियस होंगे तो मुख्य परीक्षा का बैच वो भी 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और अभी जो ये ऑफर चल रहा है ये कल रक्षाबंधन है, 9 तारीख को जो है रात में 12 बजे तक है। इसमें कुछ विशेष छूट भी दी गई है, तो आप इसका लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए 7303375007 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। देखिए, इसी तरीके से आपको जो है मैटर दिया जाएगा, प्रश्न दिया जाएगा, आप लिख करके दिखाएंगे, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। यदि आपका आधा एक नंबर भी कटा है, क्यों कटा है, पूरा प्रॉपर वे में कमेंट किया जाएगा और फिर जो है आपको मॉडल आंसर दिया जाएगा। और हमारा ये प्रयास है कि जब आप मुख्य परीक्षा देने जाएं तो करीब करीब 750 प्लस प्रश्न जो है वो करा दिए जाए। और इतना प्रश्न दे करके आप अगर मेंस परीक्षा में जाएंगे तो कितनी सहज स्थिति में रहने वाले हैं। इसी तरीके से जो हमारा आरओ का बैच चल रहा है वहां भी नियमित हम जो है हमारी टीम के द्वारा नियमित प्रैक्टिस कराया जाएगा, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो, चाहे हिंदी में पत्र लेखन हो, संक्षेपण हो, जो भी चीजें हो, या ऑब्जेक्टिव हिंदी हो, तो सारी चीजें बहुत विधिवत तरीके से कराई जा रही हैं। तो आप लोग जो है इसका लाभ उठाएं। फिर अगला महत्वपूर्ण जो स्थल है मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। तो सिंधी में इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को जो इसका सिंध भाषा में इसका जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। यह सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी तट पर स्थित है और इसकी सर्वप्रथम खोज आरडी बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी, 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा जो है वो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता से कौन जुड़े थे, तो दयाराम साहनी जुड़े थे। मोहनजोदड़ो का शायद सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल क्या है, तो विशाल स्नानागार है जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर जो है ये गहरा है। तो अभी तक यहां से नहीं प्रश्न पूछा गया है। और जब ये एक ऑप्शनल जब होता था पीटी में तब ये प्रश्न पूछे जाते थे, तो थोड़ा सा डीप हो गया। लेकिन याद रखिएगा, मोटा मोटा कभी भी आयोग पूछ ले तो क्या करिएगा, तो ऐसे याद रखिए करीब करीब 12 मीटर जो है वो लंबा है, 7 मीटर चौड़ा है और करीब करीब 2.5 मीटर जो है गहरा है। तो एक फ्रेम बना रहेगा, तो जब आएगा तो आप कर लेंगे। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है जो 45.7 मीटर लंबा और 15.23 मीटर जो है वो चौड़ा है। तो विशाल अन्नागार की भी आप बात कर ले, जो मोहनजोदड़ो की सबसे, देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत कौन सी है, तो यही होगी विशाल अन्नागार जो है, न कि जलाशय। इसकी आप देखिए कि ये तो 46 मीटर करीब लंबा है और इसकी लंबाई केवल 11.88 करीब करीब 12 मीटर ही है। जॉन मार्शल ने स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्य जो है वो बताया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब जॉन मार्शल ने जो विशाल स्नानागार है उसे तत्कालीन जो विश्व है, उस समय के विश्व का एक आश्चर्य बताया था और जो जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। स्नानागार में प्रवेश करने हेतु उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई थी। ये भी याद रखिएगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में स्नानागार में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को, भाई चूंकि पश्चिमी भाग में ही दुर्ग टीला स्थापित होता था, तो दुर्ग टीले को जो है वो स्तूप टीला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का जो है वो निर्माण कराया था। तो ये मोहनजोदड़ो की अगली विशेषता हो गई। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में महाविद्यालय भवन
कांसे की नृत्य नारी, मतलब कांसे की जो एक नर्तकी की मूर्ति मिली है वो भी कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली है। इसी तरीके से पुजारी की मूर्ति जो एक साल ओढ़े और तिपतिया गमछा जो है वही, तो उस भाव भंगिमा में पुजारी की मूर्ति मिली है। मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ शिव की जो है मूर्ति है। कुंभकारों के 6 भट्ठे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर और हर घर में कुएं के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो ये सब मोहनजोदड़ो की अन्य विशेषता है, आप लोग इसको भी देख लेंगे और यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है चनहुदड़ो के बारे में देखते हैं। तो ये मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित इस स्थल की सर्वप्रथम खोज 1931 ईस्वी में यमजी मजूमदार ने की थी। तो चनहुदड़ो जो है मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में है। खोज कब हुई थी? 1931 में यमजी मजूमदार के द्वारा हुई थी और 1935 ईस्वी में इसका उत्खनन मैके ने किया था। तो यमजी मजूमदार और मैके दोनों लोग इससे संबंधित हैं। तो यदि आयोग पूछे अगर मैके भी दिया रहे तो आपको घबराना नहीं, मतलब दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो लगाइएगा, और दोनों तो एक साथ पूछेगा नहीं तो उत्तर ही गलत हो जाएगा। लेकिन क्या करिएगा, आयोग क्या है कि कभी कभी कुछ तूफानी करने के चक्कर में सेल्फ गोल कर लेता, तो ऐसे ऐसे प्रश्न बना देता है कि जिसका उत्तर खुद ही गलत दे देता है या प्रश्न ही गलत पूछ लेता है। तो आयोग की कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं, मतलब एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये सही आरोप है। जिस तरीके से बच्चे बॉर्डर पे रह करके और जिस गलती की वजह से परेशान होते हैं, तो ये सटीक विशेषण है उनके लिए। फिर मोहनजोदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर कभी आपसे ये पूछे कि वह कौन सा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, तो वो मोहनजोदड़ो है। इसी तरीके से चनहुदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिलता है, यहाँ से झूकर झाकर सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। अब अगला जो है वो महत्वपूर्ण है लोथल। आप लोगों ने तो बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा कि भाई ये जो है बंदरगाही शहर था। तो थोड़ा सा इसके बारे में और जानिए कि ये अहमदाबाद जिले गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। ये नदी का भी याद रखिएगा। और इस स्थल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? डॉक्टर SR राव ने की थी। कब की थी? तो 55 और 63 के बीच हुई थी। तो अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर SR राव के द्वारा और 55 से 63 के बीच में की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का मुख्य बंदरगाह था। मतलब यहाँ से जो पश्चिम एशिया के साथ जो भारत का ट्रेड होता था उसको संचालित करने वाला यह मुख्य बंदरगाह था। उत्खननों ने लोथल की जो नगर योजना और अन्य भौतिक वस्तुएं प्रकाश में आई हैं, उनसे लोथल एक लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। मतलब अब देखा जाए तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो काफी बड़े नगर थे, लेकिन लोथल की भी ख्याति ठीक ठाक थी। मतलब ये भी बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाही नगर था, तो ये आप जानते रहिए। फिर लोथल की सबसे प्रमुख उपलब्धि जहाजों की गोदी वही डकयार्ड है, और चालाक लोमड़ी का अंकन भी प्राप्त हुआ जो संभवतः पंचतंत्र से प्रेरित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चालाक लोमड़ी का अंकन का जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो लोथल से मिलता है, एक मृदभांड से। और जो किससे प्रेरित है? तो वो पंचतंत्र से प्रेरित है। कालीबंगा के बारे में देखते हैं, और कालीबंगा के साथ एक फैक्ट ये है कि इसे सैंधो साम्राज्य की तीसरी राजधानी जो है वो माना जाता है। मतलब ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन चूंकि इसकी भव्यता की वजह से इसे ऐसी संज्ञा दी गई है। राजस्थान के गंगानगर जिले में, मतलब कालीबंगा है कहाँ? तो राजस्थान के गंगानगर जिले और में स्थित इस प्राक हड़प्पा पुरास्थल की खोज वर्तमान में खोज जो सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। मतलब कालीगंगा कहाँ है? राजस्थान में गंगानगर जिले में अमलानंद घोष के द्वारा हुई थी इसका उत्खनन, और 1953 में हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा। फिर कालीबंगा में प्राक सैंधो संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार पूछा गया कि जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो दायमाबाद दे देगा, बनावली दे देगा, राखी गढ़ी दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जुते हुए खेत का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला है? तो वो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा में शव को अंत्येष्टि संस्कार है तो 3 विधियां
पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो अंत्येष्टि की जो तीनों विधियां हैं वो यहाँ से मिली हुई हैं, कालीबंगा से। कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे पर था और यहाँ से शैल क्रिया व भूकंप के प्राचीन साक्ष्य भी मिले हैं। मतलब कालीबंगा से शैल क्रिया मतलब एक बेबी मिला है 6 साल का, और उसकी जो कपाल है उसमें कई छेद हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया गया था कि एंशियंट एज में शल्य क्रिया होती थी, मतलब सर्जरी की चीजें होती थी। और दूसरा जो है भूकंप के भी साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा से ही मिले हैं। फिर अगला महत्वपूर्ण स्थल हम देखते हैं तो बनावली के बारे में चर्चा कर ले। तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित इस स्थल का उत्खनन R.S. बिष्ट के द्वारा, मतलब रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1973 में किया गया। तो बनावली कहाँ है, हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में है। तो उत्खननकर्ता कौन है, रविंद्र सिंह बिष्ट है। टाइम पीरियड क्या है, 1973 है। बनावली में जल निकासी प्रणाली जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, इसका अभाव है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में भाई ये जल प्रबंधन और जल निकासी के लिए बहुत उन्नत सभ्यता मानी जाती है, लेकिन बनावली एक ऐसा जो इसका स्थल रहा है कि जहां से इसका अभाव है। मतलब ये समस्या यहाँ थी, मतलब जल निकासी की या जल प्रबंधन को लेकर के यहाँ उस तरीके का विकास नहीं हुआ था जैसा हड़प्पा के अन्य स्थलों में हुआ था। और यहाँ से कभी पूछा नहीं गया है, हो सकता है कभी भी आयोग यहाँ से प्रश्न बना ले। यहाँ से प्राप्त कुछ अवशेष प्रमुख है, जैसे हल की आकृति। तो बनावली से वेरी इंपॉर्टेंट है कि हल की आकृति मिली है। तिल, सरसों का ढेर, अच्छे किस्म के जौ, सड़कों नालियों के अवशेष, मनके, मातृ देवी की लघु मृण मूर्तियां, तांबे के वाड़ाग्र, मनुष्यों एवं पशुओं की मूर्तियां, चर्ट के फलक, सिलखड़ी एवं पकाई हुई मिट्टी की मोहरें आदि जो है वो बनावली से मिलते हैं। तो इसमें बेसिकली हल की आकृति याद रखिएगा। और मातृ देवी की लघु मृण मूर्तियां तो लगभग सभी जगह से मिली हैं, तो ये प्रश्न नहीं पूछेगा। या तांबे के जो वाड़ाग्र हैं तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तांबे के वाड़ाग्र या जो है हल की आकृति कहाँ से मिली है, तो वो बनावली से मिली है। अब आते हैं जो अगला महत्वपूर्ण स्थल है, सुरकोटदा। ये कहाँ है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित। इस स्थल की सर्वप्रथम खोज जगपत जोशी ने 1964 ईस्वी में की थी। मतलब सुरकोटदा जो गुजरात के कच्छ जिले में है, इसकी खोज जगपत जोशी द्वारा 1964 में की गई। यहाँ के अवशेषों में प्रमुख है घोड़े की अस्थियां। वेरी इंपॉर्टेंट है कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में तो देखा जाए तो घोड़े का पहले प्रमाण नहीं मिलता था, लेकिन जब इस स्थल की खोज की गई तो वहां से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। तो इससे अनुमान लगाया गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो घोड़े से परिचित थे। नहीं तो घोड़े को लेकर के वो आर्यों से जोड़ा जाता था कि मतलब घोड़े का जो प्रयोग किया जाता था वो आर्यों के द्वारा, लेकिन नहीं, अब इस उत्खनन से ये स्पष्ट हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो है लोग घोड़े से परिचित थे। यदि घोड़ा होता नहीं तो उसके प्रमाण कहाँ से मिलते, अस्थियां कहाँ से मिलती। फिर अगला महत्वपूर्ण स्थल है रंगपुर। यह स्थल अहमदाबाद जिले में स्थित है। क्रमानुसार इसकी खोज 1935 में एम.एस. वत्स तथा 1947 में एस.आर. राव ने की थी। तो रंगपुर से दो विद्वान उत्खनन करता थे, एक तो एम.एस. वत्स थे और फिर जो है दूसरे थे एस.आर. राव। इन दोनों लोगों की भूमिका रही है। और रंगपुर से मिला क्या है, तो धान की भूसी के ढेर। वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जाए कि वह हड़प्पा सभ्यता जहां से धान की भूसी का ढेर मिला है तो कहां से मिला है, तो वो रंगपुर से मिला है। कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियां, मृदभांड, पत्थर के फलक। तो सबसे महत्वपूर्ण यही फैक्ट है इसके बारे में, ये जान लीजिए रंगपुर है कहाँ, इसके बारे में जान लीजिए, खोजकर्ता कौन है और कब हुआ है, बस इतनी सी चीजें आपकी हो जाएंगी। और थोड़ा सा देखिए हम यहाँ विस्तार से जा रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि जो आपको पढ़ा दे कम से कम यहाँ से प्रश्न आए तो वो बाहर ना जाए। तो थोड़ा सा धैर्य बना के करिएगा। और अगर हमको जरूरत रहेगी तो एक दिन में हम 2-2 वीडियो लाएंगे, 3-3 वीडियो लाएंगे, चीजें आपकी कवर होंगी। बस आप लोग जो है वीडियो को निरंतर देखिए। और अगर आपको लग रहा है कि सर और सब्जेक्ट पे भी वीडियो लाया जाए तो आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि जब तक आप लोग अच्छा फीडबैक देंगे नहीं तब तक फिर वो हमको लगेगा कि हम जो प्रयास कर रहे हैं बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है।
तो फिर वो मजा नहीं आएगा। तो आप लोग का भी एक दायित्व है, यदि आप लोगों को लग रहा है कि ये परीक्षा से महत्वपूर्ण चीजें, देखिए हमारा तो यही उद्देश्य है कि जो भी महत्वपूर्ण चीजें हम कराएं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि सोचिए कि हम इसको चलाने के पीछे कितना पैसा खर्चा करते हैं भाई। जो आपको एक वीडियो जाता है, इसके पीछे ये सब जो मैटर तैयार होता है, टाइप होता है, तो काफी पैसा खर्चा होता है। फिर हम अपना समय देते हैं, अपनी ऊर्जा लगाते हैं। तो इसके जब तक आप लोग उसका अच्छा फीडबैक नहीं देंगे, तो अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा नहीं रहेगा तो हम इसको बंद भी कर देंगे। मतलब ये धमकी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके ही फीडबैक पे चीजें डिपेंड करेंगी। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है क्लास, या और क्लास लाई जाए, या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी जो संस्थान का नंबर है आप वहां से फोन करके आप बता सकते हैं। तो चलिए अब धौलावीरा के बारे में देखते हैं। तो गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालिका में स्थित धौलावीरा आज एक साधारण गांव है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1967-68 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जगपत जोशी ने की थी, तथा 1990-91 ईस्वी में RS बिष्ट ने उत्खनन करवाया था। मतलब धौलावीरा से भी जो है वो दो विद्वान जुड़े रहे हैं। कौन कौन? तो जगपत जोशी हैं और RS बिष्ट हैं। धौलावीरा वर्तमान भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन दो विशालतम नगरों में से एक है। तो अगर हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम नगर कौन है भारत में, तो देखा जाए राखी गढ़ी है, और राखी गढ़ी के बाद दूसरा जो स्थल भारत का जो सबसे विशालतम है वो है धौलावीरा। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। 27 जुलाई 2021 को धौलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता दी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखिएगा कि जो धौलावीरा है उसे 27 जुलाई 2021 को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है। किसके द्वारा? तो यूनेस्को द्वारा। और यह स्थल भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। और ये सब फैक्ट तो उन बच्चों के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो जिनका ऑप्शनल यूपीएससी में इतिहास है, क्योंकि ये सारे फैक्ट जो है इनका उपयोग वो कर सकते हैं कहाँ? जो उनमें आता है मैपिंग वाला पोर्शन, तो काफी फ्रूटफुल रहेगा ये सारे वीडियोज उनके लिए। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान स्टेडियम मिला। मतलब जो स्टेडियम मिला है और एकमात्र है वो कहाँ से मिला? तो धौलावीरा से ही मिला है। अन्य हड़प्पा कालीन पुरास्थलों से पृथक धौलावीरा जो है वो 3 खंडों में विभाजित था। जैसे भी मैंने पीछे बताया ना कि हड़प्पा के जो अधिकांश जो स्थल है वो 2 खंडों में विभाजित थे, लेकिन धौलावीरा जो है वो 3 खंडों में विभाजित था, दुर्ग, मध्य और निचला नगर। धौलावीरा का जल प्रबंधन जो है वो सर्वोत्कृष्ट था। और धौलावीरा में भी आप देखेंगे तो यहाँ वाटर रिजर्वायर के भी प्रमाण मिले हैं। तो धौलावीरा बहुत महत्वपूर्ण है, भारत का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है। वाटर रिजर्वायर के प्रमाण मिलते हैं, फिर स्टेडियम यहाँ से मिला है। ये सारी इसकी उपलब्धियां हैं। यहाँ से सबसे बड़ा साइन बोर्ड भी पाया गया। सोचिए ये स्थल कितना महत्वपूर्ण है, और ये सारे प्रश्न कई बार पूछे गए। तो सबसे बड़ा साइन बोर्ड कहाँ मिला है? तो धौलावीरा से मिला है, जिस पर 17 सिंधु लिपि अक्षर प्राप्त हुए। मतलब ये जो साइन बोर्ड है इस पे कितनी लिपियां हैं सिंधु घाटी सभ्यता की? तो 17 लिपियों से ये साइन बोर्ड बना हुआ है। फिर अन्य जो प्रमुख कुछ नगर हैं उनके बारे में भी संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। तो एक है मुंडीगाक नामक हड़प्पा कालीन पुरास्थल, अफगानिस्तान में स्थित है। तो मुंडीगाक कहाँ है? अफगानिस्तान में है। मांडा जो है वो पीर पंजाल पर्वत की तराई में स्थित चेनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है, मतलब कश्मीर में है। और जो है हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। रोपड़ पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1950 में बीबी लाल ने की थी, जबकि 53-55 में यज्ञदत्त शर्मा ने खुदाई करवाई थी। तो इसके बारे में भी जानिए। फिर सुत कांगेन डोर को देख लीजिए। यह पुरास्थल अरब सागर के तट पर 56.32 किलोमीटर और कराची के पश्चिम से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर दास्क नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। तो सुत कांगेन डोर के बारे में ये जानिए कि दास्क नदी के पूर्वी तट पर है। और इस पुरास्थल की खोज 1935 में सर ऑरेल स्टाइन ने की थी। जॉर्ज एफ डेल्स यहाँ पर दुर्ग बंदरगाह के अस्तित्व के बारे में 1962 में जो है वो सर्वेक्षण किया था। तो ऑरेल स्टाइल जानिए, दास्क नदी जानिए, और फिर सुतकांगेन, मतलब सुतकांगेन डोर कहाँ है? तो दास्क नदी के है और ये कराची के पश्चिम में है। और इसके खोजकर्ता कौन थे? ऑरेल स्टाइन थे। समय क्या था? 1935 ईस्वी।
फिर आलमगीरपुर के बारे में जान लीजिए कि यह पूरा स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक नदी, उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए भी जान लीजिए कि हिंडन जो है किसकी सहायक नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। और हिंडन नदी के बाएं तट पर यह स्थल स्थित है और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी 1958 में। और यह हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो है वो पूर्वी स्थल है। आलमगीरपुर पुरास्थल पतनशील हड़प्पा संस्कृति का द्योतक है। मतलब ये जो सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है, तो आलमगीरपुर मुख्यतः कब अस्तित्व में आया, जब हड़प्पा सभ्यता अपने पतनोन्मुख स्थिति में थी। मतलब 2000 ईस्वी पूर्व के बाद के समय में ये स्थल जो है वो अस्तित्व में आया। तो ये इस लाइन में बताया जा रहा है। फिर कच्छ गुजरात में सैंधव पुरावस्थल, तो देख लीजिए कि ये जो स्थल है ये कहाँ है, तो कच्छ गुजरात में है और इसमें धौलावीरा है, कोतड़ा है और देसलपुर है। ये सब जो है कच्छ के, गुजरात के कच्छ में स्थित है। मांडा, यह पूरा स्थल पीर पंजाल पर्वतमाला की तराई में, ये तो खैर हो गया है। 1979-80 में मांडा पूरा स्थल की खुदाई हुई। यह हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी भाग है और इसकी खोज 1982 में जगपत जोशी ने कराई थी। तो ये भी चीजें हो गई हैं। मीताथल बहुत महत्वपूर्ण है और इधर जो है यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो पहली बात तो जान लीजिए कि मीताथल कहाँ है, तो ये हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। सूरजभान द्वारा 1968 में इसकी खोज कराई गई। तो मीताथल की खोज 1968 में सूरजभान के द्वारा कराई गई, हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। और यहाँ से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेषों में तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। मीताथल से जो है, देखिए कहीं से तांबे का बाड़ा अगर मिला है जल्दी से कमेंट करके बताएं। और हम देखना चाहते हैं कि आप लोग जो है कितना अवेयर हैं अपने फैक्ट को लेकर के। तो तांबे के बाराग कहाँ से मिले, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहाँ से मीताथल से क्या मिली है, तो तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। दैमाबाद के बारे में देखते हैं, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। यहाँ से तांबे का रथ, हाथी तथा गैंडे की जो है वो मूर्ति मिली है। चलिए, प्राक हड़प्पा कालीन पुरास्थल जो है कुड़ाल, हरियाणा के हिसार जिले में विलुप्त सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। मतलब एक जो स्थल है हड़प्पा कालीन वो कुड़ाल है जो हरियाणा में है और यहाँ से चांदी के 2 मुकुट पाए गए हैं। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और हड़प्पा कालीन तटीय नगर और पत्तन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। ऐसे ही चारों ऑप्शन दे देगा, इसमें से कोई एक हटा देगा और कहेगा कि कौन सा इसमें जो ऐसे शहर है जो तटीय, मतलब जो नदियों के किनारे अवस्थित थे। तो लोथल जो है अहमदाबाद गुजरात में है, सुतकांगडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बालाकोट कराची और अल्लाह दीनो कराची पाकिस्तान। ये सब जो है ये सब कैसे नगर है, तो ये सब तटीय नगर हैं। तो इनका ध्यान रखना है आपको। फिर हड़प्पा सभ्यता चूंकि व्यापार भी करती थी, तो व्यापारिक लोग तो थे ही, इनका व्यापार तो बहुत उन्नत अवस्था में था और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो हड़प्पा वासियों के पक्ष में था। मतलब काफी सुख समृद्धि थी। तो ये जानिए कि कहाँ से क्या चीजें आयात करते थे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। तो जो आयातित वस्तु, तो टीन का आयात कहाँ से होता था, ईरान से होता था। तांबा जो है वो खितड़ी राजस्थान से प्राप्त होता था। चांदी की प्राप्ति कहाँ से होती थी हड़प्पा वासियों को, तो अफगानिस्तान और ईरान से, यहाँ से चांदी पाते थे। सोना कहाँ से पाते थे, तो कोलार, जो कर्नाटक की कोलार की जो खाने हैं यहाँ से सोना की प्राप्ति होती थी। लाजवर्द एक पत्थर है और ये कहाँ से मिलता था, तो बदंसा अफगानिस्तान से। सीसा की प्राप्ति कहाँ से होती थी, तो खेतरी राजस्थान से। शिलाजीत जो मिलता था वो हिमालय क्षेत्र से मिलता था। शंख और कौड़ियां जो मिलती थी सौराष्ट्र गुजरात से मिलती थी। हरित मणि दक्षिण भारत से मिलता था। और सेल खड़ी कहाँ से मिलती थी, तो बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग इसके बारे में भी जान लीजिए। और वीडियो यदि थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं तो कोशिश करिए इसको, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको नोट कर लीजिए। लेकिन नोट्स बनाने का तरीका क्या है, जो आपको आ रहा है उस पर एकदम नहीं लिखना है, लेकिन जो नहीं आ रहा है और जहां हम कहने की महत्वपूर्ण है तो उसको तो अपने डायरी में नोट कर लीजिए और उसी को 2-3 बार 4 बार दोहरा लीजिएगा, तो फिर वो आपके लिए हमेशा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, विद्वान और पतन के कारण। जैसे हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर के कई विद्वानों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग जल्दी से देख ले।
देखिए मार्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया और इसमें क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, तो आर्यों के आक्रमण को मानते हैं। हालांकि इसमें जो सर्वमान्य जो अभी मत है वो जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा है। हालांकि भिन्न भिन्न जो स्थल हैं उनके पतन के भिन्न भिन्न कारण हैं, तो खैर वो सब चीजें मुख्य परीक्षा के विषय हैं, तो वहां हम नहीं जाना चाहेंगे। गार्डन चाइल्ड, आंतरिक विघटन, तत्पश्चात आर्यों का आक्रमण। राइक्स और EMR साहनी क्या कहते हैं, तो विवर्तनिक उत्पात, मतलब वही भूकंप को मानते हैं। और ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष क्या मानते हैं, जलवायु परिवर्तन को मानते हैं। जॉन मार्शल जो है प्रशासनिक शिथिलता को मानते हैं। कैनेडी क्या मानते हैं, महामारी को मानते हैं। और DP अग्रवाल वातावरण परिवर्तन। और मैके क्या है, तो ये बाढ़ को मानते हैं। ये लोग इस तरीके से अपना मत देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। और वही जो मैंने बताया कि विस्तृत सभ्यता थी, तो कोई एक कारण तो पूरी सभ्यता के पतन का तो हो ही नहीं सकता, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारण रहे। जैसे जो तटीय नगर थे उनके पतन का कारण था बाढ़ आ जाना या व्यापारिक नेटवर्क का टूट जाना। इसी तरीके से कहीं कहीं आग लगने का भी प्रमाण मिलता है, कहीं सूखे का भी प्रमाण मिलता है, तो ये सम्मिलित कारण रहे हैं। फिर हड़प्पा में शवों को दफनाने तथा मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा में क्या होते थे, जो हड़प्पा स्थल था वहां शवों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जो है वो जलाया जाता था। सैंधव कालीन मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। सर्वाधिक सैंधव पुरास्थल गुजरात से उत्खनित है। मतलब जो सर्वाधिक सैंधव पुरास्थल है वो गुजरात से उनका उत्खनन हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित थे, जबकि धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, जिससे मैंने पीछे ही चर्चा करी है। हड़प्पा मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन है, वही जो कुबड़ वाला जो बैल है, तो उसकी बात हो रही है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। जो हम लोग ऐसे स्वास्तिक बनाते हैं पूजा पाठ में, ये कहाँ की देन है, ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन मानी जाती है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। मतलब स्वास्तिक जो है वो सूर्य देवता से संबंधित चिन्ह है, और ऐसा अनुमान लगाया जाता था इस चिन्ह के माध्यम से कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सूर्य की पूजा करते थे। हड़प्पा से मिली मोहरों में सर्वाधिक सेलखड़ी से निर्मित है, और प्रचलन में सर्वाधिक वर्गाकार मोहर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हड़प्पा कालीन मोहरें मिली हैं वो तो पहली बात तो सेलखड़ी की हैं, सबसे ज्यादा जो निर्मित है। और ये मोहरें क्या है, ये वर्ग के आकार की मिली हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब ये वर्ग है कि आयत है, आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। और बटन के आकार की मुहर कहां से मिली है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, लोथल से जो है वो बटन के आकार की मुहर मिली है। फिर अग्निकुंड के प्रमाण कहां से मिलते हैं, तो लोथल और कालीबंगा से मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, अग्निकुंड के प्रमाण लोथल और कालीबंगा से मिलते हैं। अरब सागर के तट पर विकसित जो बंदरगाह है, तो सुतकांगन है, बालाकोट है, अल्लाहदीन है और लोथल है। तो ये सब जो है बंदरगाह, ये अरब सागर के तट पर है और अरब सागर पे ही रहेगा। बंगाल की खाड़ी में तो ये लोग गए ही नहीं थे, परिचित ही नहीं थे, वहां तो कुछ मिला ही नहीं है, तो अरब सागर के से ही तट पे है। लेकिन ये बालाकोट, सुतकांगन, इनका ध्यान रखिएगा। कोट दीजी से जो है वो बड़ाग्र मिले हैं, इसका भी आप लोग ध्यान देंगे। कालीबंगा एवं बनावली में 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन के दर्शन होते हैं। मतलब कालीबंगा और बनावली 2 ऐसे स्थल हैं जहां हड़प्पा से पूर्व के प्रमाण और वर्तमान हड़प्पा के भी प्रमाण मिलते हैं। इसी तरीके से घोड़े की जानकारी मोहनजोदड़ो, लोथल और सुरकोटदा से प्राप्त होती है। मतलब जो घोड़े की जानकारी होती है वो 3 स्थलों से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो, लोथल और सुरकोटदा। और अभी रिसेंटली कुछ साल पहले प्रश्न पूछा गया था कि नाव की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो नाव की जानकारी में एक लोथल है और दूसरा मोहनजोदड़ो है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। सैंधव नगरी में किसी भी मंदिर, समाधि आदि के अवशेष नहीं मिले। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता है, क्योंकि पुजारी मिला है, पुजारी की मूर्ति मिली, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये आप जो है इसका ध्यान रखेंगे। और आंशिक समाधान हड़प्पा में, कलश समाधान मोहनजोदड़ो में तथा प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा से मिले हैं। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिसे पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, उनके चारों ओर
कौन कौन से जानवर, तो हाथी है, गैंडा है, चीता और भैंसा। तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आयोग करेगा क्या, पशुपतिनाथ की मूर्ति के नीचे कौन कौन से जानवर मिले हैं, इसी में से कोई एक गायब करेगा और आपसे पूछेगा वो कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या है, हाथी है, गैंडा है, चीता है, भैंसा है, तथा 2 हिरण विराजमान है, मतलब हिरण भी है इसमें। मार्शल ने इसे क्या कहा है, तो आद्य शिव कहा है। हड़प्पा सभ्यता में मात्र देवी की उपासना का जो है सर्वाधिक प्रचलन था। और चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो लोथल से मिलते हैं। चावल के प्रथम प्रमाण लोथल से मिलते हैं। और भूसी का जो ढेर मिला है वो कहाँ से मिला, तो वो रंगपुर से मिला है। धान की भूसी लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुई, देखिए यहाँ आ गया। तो भूसी लोथल से भी है, लेकिन बेसिकली आएगा तो रंगपुर, अगर एक रहेगा तो रंगपुर लगाइएगा, दोनों रहेगा तब भी रंगपुर लगाइएगा, हालांकि दोनों आयोग पूछेगा नहीं। लेकिन चावल के हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमाण मिलते हैं वो लोथल से मिलते हैं। धातु निर्मित मूर्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की कांसे की मूर्ति है। मनके बनाने के कारखाने लोथल से भी मिले हैं और चनहूदड़ों से भी मिले। देखिए लोथल तो आपको याद होगा, लेकिन चनहूदड़ों से भी मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। लोथल और कालीबंगा से युग्म समाधियां मिली, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, कहां से युग्म समाधियां मिली हैं, तो लोथल और कालीबंगा से। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, तो सुमेरिया की सभ्यता थी। और सुमेरी के सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि सबसे प्राचीन जो है वो लिपि मानी जाती है, तो ये भी आप लोग देख लेंगे। तो चलिए आज का जो सिंधु घाटी से सभ्यता से संबंधित जो जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे और बहुत विस्तृत तरीके से वो सारे करा दिए गए, पूरा विश्वास है कि इससे बाहर नहीं जाएगा। और ये कुछ जो हमारे प्रोग्राम है कल तक की जो छूट है उसका आप लोग इसका फायदा उठाइए। रात में कल 12 बजे तक ही ये वैलिड रहेगा, उसके बाद यदि आप कहेंगे कि सर वही वाला ऑफर दीजिए तो वो मिल नहीं पाएगा, तो आप लोग जो है क्लेम मत करिएगा। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, तो सबसे पहले टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी चीज़ हम पढ़ाते हैं एक समय के बाद इसका PDF आपको यहाँ मिल जाएगा, या संस्थान के द्वारा कोई भी सूचना दी जाती है तो सबसे पहले यही मिलता है। ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। साथ ही साथ हमारे 2 लिंक हैं, एक तो हमारा समृद्धि IAS है, दूसरा जो है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों यूट्यूब चैनल आपके अपने हैं, और यदि अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, ये सारे आपके दायित्व हैं। और चूंकि ये आपके चैनल है तो आप ही के सहयोग से इन्हें आगे बढ़ना है, तो इतना तो सहयोग बनता है आपका भी। और अगर आपको हमसे बात करनी है, हमारे किसी बैच से जुड़ना है, या आप हमसे कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो 7303307507 पे जो है आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।